तो वहीं यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूएस कांग्रेस में स्टेट ऑफ यूनियन को संबोधित करने पहुंचे। संबोधन में बाइडेन ने कहा कि रूस जिस तरह यूक्रेन पर हमला कर रहा है वो विश्व शांति के लिए खतरा है। रूस ने बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर हमला किया। अमेरिका यूक्रेन के साथ है। पुतिन ने गलत कदम उठाया। पुतिन को लगा था कि पश्चिमी देश और नाटो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वे यूरोप को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के झूठ का मुकाबला सच्चाई के साथ किया। अमेरिका की सेना रूस के साथ भिड़ेगी तो नहीं, लेकिन रूस को मनमानी भी नहीं करने दी जाएगी। तो देखिए, यूक्रेन के खिलाफ रूस का आक्रामक रुख पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस समय देख रहा है। लगातार समर्थन में भी सामने आ रहे हैं। यूक्रेन में सेना नहीं उतारेंगे, लेकिन यूक्रेन को $100 करोड़ की सहायता देंगे, कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर बिना उकसावे के हमला किया वो निंदनीय है। Putin has unleashed violence and chaos, but while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. And a pound of Ukrainian people, proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have. They've known 30 years of independence, have repeatedly shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy and that we use every tool at our disposal to protect American businesses and consumers. Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. America will lead that effort. चलिए, इसी खबर पर अधिक बारीकी से बातचीत के लिए एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, 7वां दिन आज लगातार पूरा विश्व देख रहा है तबाही का मंजर और यूक्रेन लगातार जिस परिस्थिति से जूझ रहा है, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कीव पर आज एक बड़ा हमला हो सकता है। किस तरीके से देखते हैं आप फिलहाल इन 7 दिनों को? सर, सबसे पहली बात तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं जी, 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। एक तो रूस और यूक्रेन के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत होगी। जी। रूस की कोशिश है कि इस बातचीत के शुरू होने से पहले वो कीव पर निर्णायक हमला बोल दे, ताकि बातचीत की मेज पर यूक्रेन को सरेंडर करा सके जी। लेकिन स्पीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी सेना तो नहीं उतारेंगे, लेकिन यूक्रेन के साथ बने रहेंगे और उसको $100 करोड़ की मदद करेंगे। अब ये $100 करोड़ की मदद सैनिक साजो सामान के रूप में होगी, दवाइयों के रूप में होगी, खाने पीने की चीजों के रूप में होगी, या युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए सहयोग के रूप में होगी। अभी ये स्पष्ट नहीं है, पर इस घोषणा से ये जरूर है उन्होंने रूस पर एक दबाव बनाने की कोशिश की है जी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला सेना नहीं भेजने का मैं इसे वाइज फैसला मानता हूं, क्योंकि अमेरिका के सेना भेजने से या नाटो देशों के कूद पड़ने से जी पूरी दुनिया विश्व युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी। फिर विश्व युद्ध को होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये संयम कि कोई पागल के साथ पागल नहीं हो जाता है, संयम रखना चाहिए जो रख रहे हैं वो जी पश्चिमी देश। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि सारे पश्चिमी देशों में लोकतंत्र है और वहां तानाशाह नहीं है राष्ट्रपति, वो जनता के प्रति जवाबदेह है। इसलिए वो अपने सैनिकों को युद्ध की आग में झोंक के मरने के लिए भेज दे, ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है, अपने देश के लोगों को जवाब देना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है 5 साल बाद उनकी पार्टी को। बिल्कुल। इसलिए जो कि रूस में तो तानाशाही है, पुतिन अकेले फैसला लेने वाले हैं, इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया और युद्ध कर लिया। अब जो यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका है, उसने अपना
एयर स्पेस रूसी विमानों के लिए बंद कर दिया गया है। तो दुनिया भर में हजारों रूसी नागरिक जो फंसे हुए हैं वो अब रूस नहीं लौट के जा सकते। एक जी। समस्या, एक बात तो ये रूस के लिए पैदा हुई। दूसरा, रूस का शेयर मार्केट काफी धड़ाम से गिरा है और रूसी कंपनियों पे आर्थिक नाकेबंदी का असर होना शुरू हो गया है। रूस के बैंक की संपत्ति जब्त कर ली गई है। रूस के बैंक को काम करने से रोक दिया दुनिया भर में, सेंट्रल बैंक को। पुतिन और उनके समर्थकों की, नजदीकी लोगों की जो संपत्तियां दुनिया में कहीं भी थी तो वो भी जब्त कर ली गई हैं। ये आर्थिक सैंक्शन लगा करके कोशिश कर रहे हैं कि रूस को वार्ता की टेबल पर लाने के बाद झुकाया जाए और जी। युद्ध बंदी के लिए विवश किया जाए। जी। रूस चाहता है कि ऐसी कोई नौबत आए उससे पहले पहले कीव पर कब्जा कर ले। तो अभी दुनिया के देश सीधे युद्ध तो नहीं करेंगे, लेकिन विश्व बैंक से भी अभी खबर आई है कि यूक्रेन को $300 करोड़ मिलेंगे। तो यूक्रेन के समर्थन में दुनिया में बहुत बड़ी खेमेबंदी हुई है। बड़े दुनिया की काफी बड़ी संख्या में लोग, यहाँ तक कि जापान भी अमेरिका के साथ है इसमें, जी। और वो रूस के खिलाफ है। तो इसलिए यूक्रेन में कोशिश ये होगी कि किसी तरह रूस वार्ता की मेज पर आकर यूक्रेन पर बमबारी बंद करे, सबसे पहली कोशिश ये होगी। उसके बाद हो सकता है कि अमेरिका ये घोषणा कर दे या नाटो देश घोषणा कर दे कि हम इसको नाटो में शामिल नहीं करेंगे। जी। तो रूस फिर अपनी सेनाएं वहां से हटा भी देगा। लेकिन जैसा कि पुतिन ने सोचा था कि 7 दिन में वो कब्जा कर लेंगे, मैंने भी युद्ध शुरू होने के पहले दिन ही बोला था कि ये 4 से 7 दिन का युद्ध होगा। जी। जी। रूसी सेना का आकलन था कि वो 7 दिन से पहले पहले इसको कब्जा कर लेंगे, क्योंकि यूक्रेन के लड़ाकों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है बिल्कुल। और हथियार डालने से मना कर दिया, मरने को तैयार हो गए, जिसका आकलन रूस पहले नहीं कर पाया था। जी। जी। इसलिए इतनी भारी बमबारी, इतने खतरनाक बम इस्तेमाल करने के बाद एक तरह से मैं इसको मानव वध की संज्ञा देता हूं। जो मानव वध कर रहा है रूस, इस मानव वध के बावजूद भी यूक्रेन झुका नहीं है और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के हिसाब से वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है। वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है और एक प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है। तो इसलिए उसके 7वें दिन युद्ध की अगर वो खड़ा हुआ है, लड़ रहा है और ये लड़ाई लंबी खींचेगी तो पुतिन इसमें नुकसान में रहेंगे और पश्चिमी देशों की सैंक्शन धीरे धीरे रूस को कमजोर करेगी। जी। उसके बाद रूस वार्ता की मेज पर समझौता करने के लिए विवश हो सकता है। बिल्कुल। इस बीच में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रूस ने यूक्रेन के टीवी टावर पर हमला किया जो कीव में था, उसको उड़ा दिया है। जी। अब इसमें 5 लोगों की मौत भी हुई है टीवी टावर पर हमले में, और अब यूक्रेन के चैनल किसी भी टीवी चैनल पर नहीं दिखाई दे सकते। जी। तो यूक्रेन का जो प्रचार तंत्र है उसको ध्वस्त कर दिया है और अपने नागरिकों में भी जो घर पे बैठ के टीवी देख रहे होंगे उनमें भी कोई आत्मविश्वास फूंकने की कोशिश होगी, कोई और संदेश देने की कोशिश होगी, उस पर एक तरह से पाबंदी लग रही है रशिया की तरफ से। वो संभव नहीं है, देखने के लिए खत्म हो गया है, प्रसारण रुक गया है रूस के यूक्रेन के चैनलों का। और इस तरह का बड़ा हमला अब हो सकता है कि वार्ता की मेज पर जाने से पहले पहले रूस एक बार और करे, ताकि ज्यादा बड़े दबाव के साथ वार्ता की मेज पर बैठे। जी सर, इसके अलावा युद्ध में लगातार 7वां दिन है आज। यूक्रेन लगातार अकेले लड़ रहा है। इसी बीच अमेरिका ने जिस तरीके से आर्थिक सहायता का ऐलान किया है, जर्मनी भी आगे आई है एक फ्रंट पर। उन्होंने अब रॉकेट लॉन्चर देने का ऐलान किया है। एक तरीके से मजबूती, जो एक ऑब्वियस इस पूरे युद्ध का निर्णय हो सकता था, क्या सभी देशों के दखल के बाद में आपको कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है सर? मैंने युद्ध शुरू हुआ उसके दूसरे दिन या उसी दिन ये कह दिया था कि नाटो देश फैसला लेने में इतनी देर लगाएंगे जब तक यूक्रेन लुट चुका होगा। तो वो हमारे यहाँ कहते हैं हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जी। अब ये रॉकेट लॉन्चर देंगे, कुछ भी देंगे, वो पहुंचेंगे, युद्ध में मदद होगी, तब तक कितनी देर हो चुकी है सबको, पूरी दुनिया को पता है। इसलिए इनके फैसले में देरी भी यूक्रेन को भुगतनी पड़ी है। जी। और फैसले में देरी के बाद भी वो फैसला नहीं है कि सीधे लड़ाई में कूद जाएं, मदद का ही फैसला है। तो इससे ज्यादा बड़ी ताकत तो वो है जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, खासतौर पर जो हजारों रूसी नागरिक फंस गए दुनिया में और अब वो नहीं जा पाएंगे। और रूबल पर व्यापार बंद हो गया दुनिया में। रूस की जो मुद्रा है, रूबल का दाम 40% गिर गया है। रूस के बैंक नकारा हो गए हैं। इसलिए ये दबाव भी रशिया को, लेकिन ये ऐसे दबाव नहीं है कि 24 घंटे में झुक जाए रशिया। इसको इन दबावों का रिएक्शन आने में, इन दबावों का प्रभाव आने में टाइम लगता है 5 से 7 दिन का। और इसका आकलन करके भी आदमी एक बार नकारता है क्योंकि उसने युद्ध शुरू किया है। जी।
इसलिए एक बार कोशिश करेगा कि वो आज निर्णायक हमला करके कीव पे एक बार कोशिश करेगा कि यूक्रेन को झुका सके, उनके राष्ट्रपति को झुका सके, और वो नहीं झुके उससे बाद वार्ता की मेज पर वो क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि रूस भी बहुत लंबे समय तक युद्ध नहीं कर पाएगा जी। ज्यादा लंबा खींचने पर दुनिया के देश एक होकर के उसको आइसोलेट करके नुकसान पहुंचाएंगे। उस नुकसान को वो 2-4 दशक झेल सकता है, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। जी सर, इसके अलावा कल एक दुखद खबर भी सामने आई। भारत के लिए लगातार वतन वापसी की उम्मीद वहां पर लगाकर विद्यार्थी बैठे हैं, फ्लाइट्स लगातार भेजी जा रही है और पहुंच भी रही है, लेकिन इसी बीच कर्नाटक के एक छात्र की मौत हुई वहां पर जो हिंसा हुई उसके अंदर। अब वहां पर जो छात्र मौजूद है और जो परिजन यहाँ मौजूद है, कहीं ना कहीं जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, वो एक तरीके से एक बीच मझार में, एक अधर में लटक गए हैं। समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से रिएक्ट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। हमें 15 दिन से पता लग रहा था कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, युद्ध शुरू होने के 15 दिन पहले से जी। लेकिन टाइमली न तो विद्यार्थी जागे, न उनके अभिभावक जागे, और न सरकार ने एक्शन लिया। युद्ध शुरू होने के बाद एक्शन लेने में भी हमने भी थोड़ी देर की। हालांकि जिस तरह उनको बच्चों को लाया जा रहा है और दूसरे भारतीय नागरिकों को लाया जा रहा है, उस एक्शन मोड पर है सरकार। केंद्र सरकार की भी कोई कमी नहीं है अब इस वक्त, अब कमी नहीं है, और वो पूरी ताकत से ला रहे हैं। लेकिन सबसे समस्या ये है कि जो बम गिरता है वो ये नहीं दिखता कि कौन भारतीय है और कौन यूक्रेनी है जी। बम के लिए सब लोग वैसे ही हैं, जैसे 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 उनकी अपने निर्जीव मकान है, पुल हैं, सड़कें हैं, खेत हैं, वैसे ही आदमी है। बम के लिए जीव निर्जीव में, सजीव में कोई फर्क नहीं है। भारतीय नागरिक में, भारतीय बच्चे में और यूक्रेनी में कोई फर्क नहीं, बम तो बम है जी। अब छुप कर भी कब तक बैठेंगे, बंकर के नीचे बाहर आना पड़ेगा, उनको वहां से निकालना। ये तो बहुत भारी युद्ध हो रहा है, इसके बीच इतने सारे बच्चे पहुंच गए पोलैंड में, रोमानिया में। ये बड़ी सफलता है, या ईश्वर हम पर मेहरबान है कि हमारे बच्चे इस तरह निकल के पहुंच पा रहे हैं। लेकिन सेफ पैसेज वहां पर होते हुए भी कोई सेफ पैसेज ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि यहाँ से निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे जी। और वहां तक बच्चों तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं है। पर चूंकि 4 मंत्री लगाए हैं केंद्रीय प्रधानमंत्री जी ने, वो सब एक्शन मोड में होंगे। जनरल वीके सिंह भी हैं जो सेनाध्यक्ष रहे हैं भारत के जी। तो वो उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत कठिन होते हुए भी इस कार्य को भारतीय सेना, वायुसेना जल्दी अंजाम देगी, सब लोगों को निकाल लेगी। ये कैजुअलिटी, ये दुखद है, लेकिन अब बच्चा बाहर निकला था बंकर से खाने पीने का सामान लेने, और बम ने उड़ा दिया। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता जी। सर, इसके अलावा जो आपात ऊर्जा का एक सवाल कई बार सुर्खियों में बना भी है इस युद्ध के लगातार बाद से, पहले दूसरे दिन के बाद ही हो गया था कि आपात ऊर्जा का जो संकट है पूरे विश्व पर गहरा सकता है, भारत पर स्पेशली। लेकिन भारत ने ये कदम भी उठाया है, उन्होंने कहा कि समय रहते इस पर भी ध्यान दिया जाएगा और स्ट्रैटेजिक रिवर्स से तेल रिलीज अब किया जाएगा अगर स्थितियां आगे और भी ज्यादा विकट होती है तो। इस निर्णय को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, भारत को तो कई तरह की मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है जी। भारत रूस के साथ अपनी मित्रता को बलि नहीं चढ़ा सकता, किसी भी कीमत पर बलि नहीं चढ़ा सकता। इसलिए भारत को मौन रहना, यूएन में बहिष्कार करना ही श्रेयस्कर लग रहा है। अपने बच्चे भी निकालने, अपने नागरिक भी निकालने। रूस, क्योंकि चीन और पाकिस्तान हमारे सर पे खड़े हैं, इसलिए रूस को हम अपना दुश्मन नहीं बना सकते जी जी। इसलिए वो रूस आक्रामक है, आक्रांता है, पर हम उसको आक्रमणकारी नहीं कह सकते। हमारी विदेश नीति की मजबूरी है। और यूक्रेन का जहां तक सवाल है, देखिए, जितना गैस और जितना ऑयल और जितना यूरेनियम यूक्रेन के पास है, वो भी यूक्रेन की बहुत बड़ी संपदा है और उससे दुनिया प्रभावित होती है। भारत को भी इस बात का, गैस के पैसे, कच्चे तेल के पैसे बढ़ेंगे, इससे भारत में महंगाई बढ़ेगी। और गैस सिलेंडर तो कमर्शियल कल महंगे हो ही गए, लेकिन और भी महंगाई बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अगर युद्ध जारी रहा तो भारत के बाजार में मुद्रास्फीति की दर काफी बढ़ जाएगी और हमको, हमारी आम जनता को भी इसको फेस करना पड़ सकता है। सर, मेरा एक और अंतिम सवाल रहेगा इस पर आपसे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जिस तरीके से
इन दिनों तेवर हमने सभी ने देखे। एक बहुत ऑब्वियस चीज को उन्होंने 7 दिन तक यहाँ पर लड़ाई लड़ी है, एक अलग ही पर्सनालिटी सामने आ रही है और तुलनाओं का दौर शुरू हो चुका है। लोग कभी सम्राट अशोक से उनकी तुलना कर रहे हैं और बड़ी बड़ी तुलनाएं यहाँ की जा रही है। कितना सटीक मानते हैं सर इसे आप? देखिए, दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जी, और आत्मसम्मान की लड़ाई हमारे राणा प्रताप ने लड़ी। बिल्कुल। ऐसे आत्मसम्मान की लड़ाई भी कई देशों के नायकों ने लड़ी है। और जेलेंस्की जो लड़ रहे हैं लड़ाई, उन्होंने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया और अमेरिका ने 3 हवाई जहाज भेजे थे उनको निकालने के लिए। उसमें 2 हवा में ईंधन भरने वाले थे, एक उस हवाई जहाज को ईंधन भर के देते और एक हवाई जहाज निकालने के लिए। जेलेंस्की ने मना कर दिया, वो कीव छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। जी, उनके इस कदम से यूक्रेन के नागरिकों में बहुत हौसला आया है, सेना में हौसला आया और ये लड़ाई इसीलिए लंबी चल पा रही है कि नायक घर छोड़कर नहीं भागा। तो जेलेंस्की का जो व्यक्तित्व है, देखिए, एक आदमी बहुत अच्छा राष्ट्र को चलाने वाला हो सकता है, राजा हो सकता है, बिल्कुल, राष्ट्र नायक हो सकता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा संकट की घड़ी में होती है। हाँ जी, उसके साहस की परीक्षा, उसके धैर्य की परीक्षा, उसकी दूरदर्शिता की परीक्षा, उसकी योग्यता की परीक्षा, रणनीति कारक होने की परीक्षा संकट के समय होती है। इस संकट के समय ये जेलेंस्की ये परीक्षा दे रहे हैं और इस परीक्षा में दुनिया की नजर में तो वो पास हैं। बिल्कुल। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। थे चैनल हेड अनिल सर, उन्होंने जिस तरीके से आपको जानकारी दी। 7वां दिन आज युद्ध का, लेकिन पूरे विश्व पर इस युद्ध का कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ